हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या। आज का लेक्चर एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर है जो रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है। आर टुडेज टॉपिक इज़ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो आपके चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एग्ज़ाम हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन लॉ का एग्ज़ाम हो, या इंडियन जुडिशियल सिस्टम का सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो, ये टॉपिक काफ़ी बार पूछा जाता है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और वैसे भी जनरल कंटेक्स्ट में भी हमें जानना ज़रूरी है कि कितना इंडिपेंडेंट है हमारा जुडिशरी एंड कौन कौन से फीचर्स हैं जस्टिस सिस्टम के जो जुडिशरी को एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो है वो बनाता है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि जजेस अपना काम इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि जुडिशरी पर किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर या एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का कोई इफेक्ट ना हो, है ना। सो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और जुडिशियल इंडिपेंडेंस रेफर्स टू एन एनवायरमेंट where the judges are free to make the decisions or pass the judgment without any pressure from government or any other powerful entities, right? तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस ही वो मैकेनिज्म है जो सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है ना। चाहे एग्जीक्यूटिव आर्बिट्ररी हो या लेजिस्लेचर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनाया हो, उन सब से प्रोटेक्शन इंश्योर करता है हमारा इंडियन जुडिशरी, ठीक है। सो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स दैट जुडिशरी एज एन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस। किसी भी तरीके के बाहरी कंट्रोल से, किसी भी तरीके के किसी और ऑर्गन के दबाव से फ्री रहना, दिस इज व्हाट वी कॉल एज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, राइट। एंड फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द अदर टू ऑर्गन्स, दैट इज द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर ऑफ गवर्नमेंट। की जैसे हमारे गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के दबाव से फ्री रहना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट को हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहते हैं, ठीक है। तो यही रीजन है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाता है, क्योंकि अगर हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी और ये हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होगा तो हमारी डेमोक्रेसी जो है वो ट्रू डेमोक्रेसी नहीं कंसिडर की जाएगी, राइट। तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है जजेस को डिसीजन लेने में पूरी स्वतंत्रता हो, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी फियर के, बिना किसी इंटरफेरेंस के, ठीक है। एंड इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांच का किसी भी तरीके का अनड्यू कंट्रोल ना हो जुडिशरी पर, पहली बात। और दूसरी बात, जुडिशरी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल को ऑनेस्टी और फियरलेस तरीके से एग्जीक्यूट करे, ठीक है। एंड इसीलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो हमारे कंट्री के डेमोक्रेटिक सेटअप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉलमार्क है, बहुत ही एक्सक्लूसिव फीचर है, ठीक है। अब हम बात करें कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी या जुडिशियल इंडिपेंडेंस का क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला बात यही है कि ये डेमोक्रेसी की सेफगार्ड करता है। जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो वो एग्जीक्यूटिव के हाथ का पपेट बन के रह जाएगा ना, तो इसीलिए ये डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंट सेफगार्ड है। The second point is that protection of fundamental rights. तो सिटीजन्स अपने राइट्स के वायलेशन के अगेंस्ट कोर्ट जाते हैं, है ना, और अगर कोर्ट बायस होगा तो जस्टिस ही नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो फीचर है ये प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पावर, कैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के तीन ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अगर इनमें बैलेंस मेंटेन करना है तो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना होगा। एंड द लास्ट इज अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ। तो जुडिशरी रूल ऑफ लॉ का गार्जियन होता है। इंडिपेंडेंस इंश्योर करता है कि लॉ सब पर इक्वली अप्लाई हो, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे फिर वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, ठीक है। एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशियल सिस्टम कैन अलोन प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्ररी पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने काफ़ी सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड्स दिए हैं टू मेक श्योर एंड टू इंश्योर कि जुडिशरी ट्रूली इंडिपेंडेंट बनी रहे। अब हम एक एक करके उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को डिस्कस करते हैं। देयर आर सर्टेन प्रोविजंस दैट इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन द इंडिपेंडेंट पोजीशन ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। पहला है जजेस का अपॉइंटमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट जो है वो कॉलेजियम सिस्टम के बेसिस पर होते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद द जुडिशरी, जो भी उनके टॉप अथॉरिटीज के थ्रू, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट इंश्योर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एज जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, बट इट इज मैंडेटरी, जरूरी है, ऑब्लिगेटरी है प्रेसिडेंट के लिए टू मेक द अपॉइंटमेंट इन द कंसल्टेशन विद द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटीज, ठीक है। और इस कॉलेजियम सिस्टम को लाने के लिए कई सारे हमारे हिस्ट्री के केसेस हैं
जैसे कि आप सेकंड जजेस, फर्स्ट जजेस, थर्ड जजेस, फोर्थ जजेस केस पढ़िएगा। सेकंड जजेस केस में ऑफ 1993 सीजीआई को प्राइमेसी दी थी। थर्ड जजेस ऑफ 1998 केस ने कॉलेजियम सिस्टम को सॉलिडिफाई किया था। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइज इट्स बेस्ट टू मेक द अपॉइंटमेंट्स अनबायस्ड बाय एनी पॉलिटिकल कंसिडरेशन। द सेकंड पॉइंट इज द ट्रांसफर ऑफ जजेस। तो हाई कोर्ट जजेस का ट्रांसफर प्रेसिडेंट करते हैं, बट ओनली विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये प्रोटेक्ट करता है कि जजेस को पॉलिटिकली पनिश ना किया जा सके, है ना, और पनिश करने से बचाने के लिए और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रोकने के लिए। सो ट्रांसफर ऑफ जजेस में भी जो सुप्रीमेसी है इन मेकिंग द डिसीजन, वो हमारी जुडिशरी के ही मेंबर्स का पार्ट रहती है। मतलब जुडिशरी के मेंबर यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में दिया ना, ये फाइनल डिसीजन उनका है कि अगर प्रेसिडेंट कर भी रहे हैं ट्रांसफर, तो ही हैज टू टेक द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द थर्ड इज ओथ, ओथ ऑफ ऑफिस। तो हर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज को ऑफिस ज्वाइन करने से पहले ओथ लेना पड़ता है कि वो बिना किसी डर के, बिना किसी फेवर के काम करेंगे, है ना, विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इल विल। ये लाइन होता है ओथ का कोर, है ना। द जजेस हैव टू टेक द ओथ बिफोर एंटरिंग द ऑफिस दैट दे विल फेथफुली परफॉर्म देयर ड्यूटीज विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी फेवर, विदाउट एनी अफेक्शन, विदाउट एनी इल विल, एंड दे विल डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो ओथ की जो की लाइन्स है, ये इंश्योर करती है कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंटली काम करेगा। द फोर्थ फीचर इज सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। तो जजेस को प्रेसिडेंट के प्लेजर से नहीं हटाया जा सकता है ना, ये बात याद रखना। जजेस का जो टेन्योर है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे नहीं होता है, सिर्फ इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू ही रिमूव किया जा सकता है एज पर आर्टिकल 124 क्लॉज 4। ठीक है, द जजेस सर्व ड्यूरिंग द गुड बिहेवियर एंड नॉट ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। दे कैन नॉट बी आर्बिट्ररीली रिमूव बाय द प्रेसिडेंट, दे कैन रादर बी रिमूव्ड ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। देयरफॉर ये जो इनका रिमूवल का प्रोसीजर है या जो इनकी टेन्योर की सिक्योरिटी है, ये भी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करती है। द नेक्स्ट फीचर इज द सैलरीज एंड अलाउंसेस। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस की जो सैलरी है वो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता है ना। दे आर चार्ज अपॉन द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो इन्हें रिड्यूस नहीं किया जा सकता है ड्यूरिंग द टेन्योर एक्सेप्ट इन द केसेस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अगैन स्ट्रेंथन द रोल ऑफ द इंडियन जुडिशरी। द नेक्स्ट फीचर इज रिटायरमेंट रिस्ट्रिक्शंस। तो सुप्रीम कोर्ट जजेस के रिटायरमेंट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट या किसी और कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, है ना। ये इसलिए है ताकि उनका फ्यूचर इंटरेस्ट किसी जजमेंट को इन्फ्लुएंस ना करे। हाँ, जैसे कई बार होता है ना कि एड हॉक जजेस हो गए या इस तरह के कुछ पोजीशंस होती है जो कि टेम्पररी बेसिस पे या किसी अर्जेंट बेसिस पे रिक्वायर्ड है फॉर द रिटायर्ड जजेस। दैट इज एन एक्सेप्शन, बट जनरली द पॉइंट इज दैट अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज कैन नॉट प्रैक्टिस और इंगेज इन एनी लीगल प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट इन इंडिया। ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्शंस का पर्पस यही है ताकि जो रिटायर्ड जजेस हैं वो कोर्ट के डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस ना करें। ओके, एंड ये जो लॉन्ग टेन्योर होता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस का, ये भी इंश्योर करता है दैट दे फंक्शन इम्पार्शियली एंड इंडिपेंडेंटली। द नेक्स्ट फीचर इज द पावर टू पनिश फॉर इट्स ओन कंटेम्प्ट। तो आर्टिकल 129 फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 215 फॉर हाई कोर्ट, इनमें जुडिशरी के पास अपने डिग्निटी और अथॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कंटेम्प्ट पावर्स भी है ना, कि इफ समबडी वायलेट द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कोर्ट, कंसर्न कोर्ट, तो वो कंटेम्प्ट के चार्जेस लगा के they may punish the persons concerned, and in that way they protect the authority or dignity of the judiciary. ठीक है, this power is very essential for maintaining the independence of judiciary. Parliament may extend but cannot curtail the jurisdiction powers of Supreme Court, है ना। Parliament कोर्ट की, जुडिशरी की पावर्स और jurisdiction बढ़ा सकती है लेकिन curtail नहीं कर सकती, कम नहीं कर सकती, है ना। So this is also an important feature. The next is the separation of judiciary from executive. किसमें है ये mention? ये directive principles of state policy के section में article 50 में mention है that as per this provision state shall take steps to separate judiciary from executive, है ना, कि judiciary और executive को अलग अलग रखा जाएगा। ये एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस से जुडिशरी को दूर रखता है और प्रोटेक्ट करता है, और इसको ये भी एक इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड रखने के लिए। द नेक्स्ट फीचर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो आर्टिकल 126 फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 229 फॉर हाई कोर्ट, तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास अपने स्टाफ की रिक्रूटमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का फुल कंट्रोल देता है जुडिशरी को, है ना। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स इंश्योर करते हैं कि अपने कोर्ट में कौन कैसे स्टाफ किस तरह से अपॉइंट करने हैं, रिक्रूट करने हैं, ना, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा। सो दैट पावर इज होलसमली अकॉर्डेड टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट।
And the last feature we have mentioned here is the hierarchical judicial system. तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अथॉरिटी है, हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है, राइट? उसके बाद कौन आते हैं? हाई कोर्ट्स, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, देन लोक अदालत. तो ये हायरार्की इंश्योर करता है द प्रॉपर जुडिशियल discipline and the proper judicial autonomy in our country. It plays an important role in maintaining the independence of judiciary. ठीक है, तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट की फीचर्स जो कि हमें दर्शाते हैं कि किस तरीके से हमारी कंट्री में जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन की तरह अपना रोल प्ले करती है और अपने फंक्शंस परफॉर्म करती है एंड अल्टीमेटली कंट्री में जस्टिस इंश्योर करती है. आइए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज देखते हैं जिसमें जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को राइटरेट किया गया था बाय द जुडिशरी इटसेल्फ. द फर्स्ट केस इज सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993. इसको हम लोग सेकंड जजेस केस भी कहते हैं. तो इसमें सीजेआई को अपॉइंटमेंट में प्राइमेसी दी गई थी इन दी प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. तो यहाँ पे बोला कि सीजेआई को अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में सुप्रीमेसी प्रदान करनी चाहिए एंड एग्जीक्यूटिव का जो है इंटरफेरेंस कम होना चाहिए. तो इस जजमेंट ने रीइंफोर्स किया था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बाय मिनिमाइजिंग द एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस. द सेकंड जजमेंट इज री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस ऑफ 1998 जिसे हम लोग थर्ड जजेस केस कहते हैं. तो इस केस में कॉलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज सीजेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस डिसाइड्स द अपॉइंटमेंट्स, राइट? तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हुए जुडिशरी को प्रोटेक्ट किया था फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस. द नेक्स्ट केस यू कैन मेंशन इज केस वन आनंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ केरल ऑफ 1973. तो इसमें कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को अपहेल्ड किया था एंड इन दिस वी सी दैट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है विच कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, राइट? पार्लियामेंट उसे अमेंड नहीं कर सकती है. द नेक्स्ट इज इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण 1975. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा जुडिशरी के इंडिपेंडेंस पर अटैक करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा. ठीक है, इट सीक्स टू कर्ब द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वुड वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर. हेयरिन द कोर्ट रीअफर्म द जुडिशरीज रोल एज अ गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. The next is state of UP versus Raj Narayan, again of 1975. So in this court held that even powerful political figures के against court को fearless judgment देना चाहिए, है ना? There shouldn't be any sort of bias कि ये political figures हैं, ये high status के नहीं. Emphasize that judiciary's duty to act independently even against the powerful figures. तो यहाँ पे court ने मतलब impartiality of judges को reinforce किया और ये ensure किया कि public का जो faith है, जो trust है जुडिशरी सिस्टम के ऊपर कि इट इज इम्पार्शियल, है ना, इट इज फेयर टू ऑल, वो चीज मेंटेन रहना चाहिए. द नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसे हम लोग एनजेएसी एक्ट भी कहते हैं. सो इसमें कोर्ट ने एनजेएसी दैट इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को स्ट्रक डाउन किया था, कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था क्योंकि ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से जुडिशरी को बचाया जा रहा था. उसका ऑब्जेक्टिव था कि जजेस अपॉइंटमेंट में जुडिशियल सुप्रीमेसी होना चाहिए एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. देयरफॉर दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट केस दैट प्रूव्स द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. एंड द लास्ट वी हैव मेंशन्ड हियर इज रविचंद्रन अय्यर वर्सेस जस्टिस A.M. भट्टाचार्य 1995 का केस है. इसमें कोर्ट ने कहा दैट जजेस मस्ट नॉट ओनली बी इंडिपेंडेंट बट ऑल्सो अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट. ऐसा नहीं है कि जजेस हम कह रहे कि इंडिपेंडेंट हैं या होने चाहिए, पर वो दिखने भी चाहिए दैट दे आर इंडिपेंडेंट, है ना? यहाँ पे पब्लिक परसेप्शन मैटर करता है. हमें इंश्योर करना है कि जो पब्लिक का ट्रस्ट है जुडिशरी पे वो मेंटेन रहे, कि हमारी इंडियन जुडिशरी इम्पार्शियल है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है. ठीक है, तो ये हो गए 7 इंपॉर्टेंट जजमेंट. 7 लिखे हैं. आपको इतने सारे आंसर राइटिंग करते हुए मतलब अपने एग्जामिनेशन में इतने जरूरी नहीं होते. हमारे पास टाइम बाउंड होता है, इतने सारे केस लॉज नहीं लिख सकते. बट मैंने इतने सारे इसलिए प्रोवाइड किए ताकि 7 पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट 4 तब याद रहेंगे, है ना? तो 3 से 4 आप लिख सकते हैं, राइट? तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ लीगल सेफगार्ड नहीं है बल्कि एक मॉरल और इंस्टीट्यूशनल गारंटी है जिसके बिना डेमोक्रेसी कोलैप्स हो सकती है ना? अगर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के अंडर आ गई तो डिक्टेटरशिप दूर नहीं होगा, है ना? डिक्टेटरशिप फिर तो बहुत नजदीक आ जाएगा. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी के अराउंड इतनी प्रोटेक्टिव वॉल्स बनाई हैं जिससे वो फियरलेस और फेयर डिसीजन दे सके. आज भी अगर कोई होप है अगेंस्ट इनजस्टिस, आर्बिट्ररी एक्शन या मिसयूज ऑफ पावर तो वो क्या है? वो है द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी,
राइट तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल लॉ वीटा को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं आपको ये लेक्चर, ये एक्सप्लेनेशन, ये नोट्स कितने हेल्पफुल लगे। एंड किसी भी लॉ सब्जेक्ट के नोट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज या ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और हमारे अबाउट सेक्शन में भी ये डिटेल्स मेंशन रहती हैं। हमारे नोट्स पेड रहते हैं कुछ नॉमिनल अमाउंट पे, उसकी इंक्वायरी आप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे एक अगले लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टेक केयर।